अनिका अच्छी तरह से जानती थी कि इतना सब कुछ होने के बाद विशाल उससे अपने प्यार का इजहार जरूर करेगा। इसलिए वो जल्दी से कपड़े चेंज करके बेड पर लेट गई और सोने का नाटक करने लगी। विशाल जब कमरे में आया तो उसे सोते हुए देखकर वो धीरे से बोला, यार ये चीटिंग है। आज की रात मैं हम दोनों के बीच आई दूरियों को मिटाना चाहता था। उधर अनिका की सांसें विशाल की बातें सुनकर और भी तेज होने लगी थीं। वो मन ही मन इस बात से डर रही थी कि कहीं विशाल उसकी चोरी ना पकड़ ले या फिर उसके दिल की हालत ना जान जाए। विशाल जैसे ही बेड पर लेटता है तो अनिका को और भी ज्यादा बेचैनी होने लगती है। उसे बार बार वो सीन याद आता है जब विशाल ने उसकी मांग में सिंदूर भरा था और मंगलसूत्र जब अपने हाथों से पहनाया था। और वह सब याद करके वो खुद से ही कहती है, मम्मी कहती हैं कि जब कोई लड़का किसी लड़की की मांग में सिंदूर भरता है तो वह उसकी पत्नी बन जाती है। अगर मम्मी की ये बात सच है तो फिर विशाल मेरा पति है, पर हमारे रिश्ते को कौन मानेगा। ये सब सोचते हुए उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह सोने की बहुत कोशिश करती है लेकिन सो नहीं पाती। जैसे तैसे करके वो पूरी रात गुजारती है और अगली सुबह जैसे ही विशाल से उसकी नजर टकराती है तो वह नजरें चुराकर जैसे ही बाहर की तरफ जाने लगती है तो विशाल एक बार फिर उसे अपनी बाहों में भरते हुए कहता है, मेरी जान कल रात तुमने चीटिंग की थी, उस चीटिंग का बदला आज तो मैं लेकर रहूंगा। इतना कहते हुए वो अनिका के गालों को बहुत प्यार से छू लेता है तो अनिका का दिल बहुत जोर से धड़कने लगता है। विशाल उसकी हालत पर हंसते हुए कहता है, आरती मैं जानता हूँ कि तुम्हारा दिल भी मेरे लिए बहुत बेकरार रहता है, पर आजकल न जाने क्यों तुम मुझसे अपनी फीलिंग्स छुपाने लगी हो। एक समय था कि जब दिन हो या रात हम दोनों अपने प्यार भरे पलों को बहुत अच्छी तरीके से एंजॉय करते थे, पर आजकल तुम मुझसे दूर दूर रहती हो। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि तुम मेरी आरती हो ही नहीं। उसका इतना कहना था कि अनिका धीरे से कहती है, हाँ सच कह रहे हो तुम, मैं तुम्हारी आरती नहीं हूँ। अनिका का इतना कहना था कि विशाल उसे अपनी बाहों से आजाद कर देता है और उसे बहुत गौर से देखते हुए कहता है, तुम मेरी आरती नहीं हो तो कौन हो। अनिका का मन कर रहा था कि वो सारी बात सच सच बता दे, लेकिन तभी उसे डॉक्टर की बात याद आती है कि उन्हें जो भी चीज याद आनी होगी वो अपने आप आएंगी। अगर जबरदस्ती उन्हें वो चीजें याद दिलाने की कोशिश की तो हो सकता है कि वो एक बार फिर मेंटली डिस्टर्ब हो जाए, और अगर इस बार ऐसा हुआ तो उन्हें कोई भी ठीक नहीं कर पाएगा। अनिका को जैसे ही डॉक्टर की बात याद आती है वो हंसते हुए कहने लगती है, देखा मैंने कैसे खुद को तुम्हारी बाहों से आजाद कर लिया। अब बताओ मैं तुम्हारी आरती हूँ या नहीं। इतना कहते हुए वो कमरे से बाहर आ जाती है तो विशाल भी उसकी तरफ भागते हुए आता है और उसका हाथ पकड़कर अपनी मॉम के पास ले जाता है और धीरे से कहता है, मम्मा पता है आपको अभी आरती क्या कह रही थी। वो कह रही थी कि मैं इसकी आरती नहीं हूँ। सुजाता जी बहुत हैरानी से जब अनिका को देखने लगती हैं तो अनिका मुस्कुराते हुए कहती है, मैम बस मैं विशाल के साथ थोड़ा मजाक कर रही थी। आरती तुम मॉम को मैम कब से बुलाने लगी। अरे वो गलती से मुंह से निकल गया। आरती आजकल कुछ ज्यादा ही तुमसे गलतियां हो रही हैं। और फिर वो सुजाता जी की तरफ देखते हुए कहता है, मॉम एक बार फिर मेरी आरती के साथ फिर से शादी करवा दीजिए ताकि इसे याद आ जाए कि मैं इसका हस्बैंड हूँ और आप इसकी मॉम। सुजाता जी वहां से हंसते हुए चली जाती हैं तो वह आरती के कान में कहता है,
वरना ये आरती मैडम ना तो मुझे अपने पास आने देंगी और ना मुझे अपना पति समझकर मुझे प्यार करेंगी। मैं रात भर उनके प्यार के लिए तड़पूंगा, लेकिन ये आराम से सो रही होंगी। अनिका उसकी बात को अनसुना करते हुए कहती है, विशाल तुम ऑफिस जाया करो, वैसे भी अब तुम ठीक हो गए हो। अच्छा मैडम, प्यार करने के लिए मैं ठीक नहीं हुआ हूँ और ऑफिस जाने के लिए ठीक हो गया हूँ। वह मुंह बनाते हुए कहने लगता है, आजकल तुम मेरे साथ बड़ी ना इंसाफी कर रही हो। अनिका जब अपनी ही बातों में फंस गई तो वो हल्का सा मुस्कुराते हुए बोली, मेरा मतलब है ऑफिस जाओगे तो तुम्हारा मन लगा रहेगा। वो उसे कमर से पकड़ते हुए बोला, पर मेरी जान अगर तुम मेरे पास रहोगी तो मेरा दिल ऑटोमेटिक लगा रहेगा। इसलिए अगर चाहती हो कि मेरा मन काम में लगे तो मुझे इतना प्यार करो कि मेरे पास किसी और काम के लिए समय ही ना हो। उस दिन के बाद विशाल अक्सर अनिका के साथ रोमांटिक बातें करने लगता, तो कभी उसके सामने कोई ऐसी बातें करता कि अनिका ना चाहते हुए भी खूब जोर जोर से हंसने लगती। और उसे हंसते मुस्कुराते देखकर विशाल कभी उसे अपनी बाहों में भर लेता, तो कभी उसके साथ जी भरकर मस्ती मजाक करता। अनिका जितना ही उसके साथ समय बिता रही थी, उतना ही उसका दिल धीरे धीरे विशाल के बहुत करीब जा रहा था। अब तो उसकी हालत ऐसी हो गई थी कि अगर उसे एक पल के लिए विशाल कहीं नहीं दिखता तो उसका दिल बेचैन होने लगता। और यह बात अब उसे अंदर ही अंदर परेशान कर रही थी। उसे ये बात सोचकर डर भी लग रहा था कि अगर विशाल की मेमोरी वापस आ गई और उसे यह याद आ गया कि आरती अब इस दुनिया में नहीं है, तो वो उसे अपने घर अपनी जिंदगी से निकाल देगा। इस बात का डर अनिका को अंदर ही अंदर बहुत परेशान कर रहा था। उधर सुजाता जी जब भी अनिका और विशाल को एक साथ देखती तो वो मन ही मन इस बात के लिए प्रार्थना करती कि भगवान उन दोनों की जोड़ी बना दे। उन्हें इस बात का डर लग रहा था कि जब विशाल की मेमोरी वापस आएगी तो वो एक बार फिर से अकेला हो जाएगा और वह अपने बेटे को अकेले नहीं देखना चाहती थी। वो यह भी अच्छी तरह से जानती थी कि विशाल किसी और लड़के से तो शादी नहीं करेगा। अनिका को शायद वह इसलिए एक्सेप्ट कर ले क्योंकि उसका चेहरा बिल्कुल आरती से मिलता है। इसलिए वो अभय राणा से घुमा फिरा कर ऐसी बातें करती थी जिससे अभय राणा को भी इस बात का एहसास हो जाए कि मेमोरी वापस आने के बाद एक बार उनका लाडला बेटा फिर से अकेला हो जाएगा। और फिर एक दिन सुजाता जी ने अभय राणा से बहुत हिम्मत करके कहा कि विशाल और अनिका की शादी करवा दो। तो अभय राणा कॉन्ट्रैक्ट पेपर सुजाता की तरफ बढ़ाते हुए बोले, मैं अनिका को बस इसीलिए लेकर आया था कि मेरा बेटा ठीक हो जाए। और मेरा बेटा ठीक हो भी गया है। जिस दिन उसकी मेमोरी वापस आ जाएगी मैं अनिका को इस घर से हमेशा हमेशा के लिए विदा कर दूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि विशाल की शादी अनिका से हो। आखिर अनिका में क्या बुराई है? अनिका में एक यही बुराई है कि वो मेरे स्टेटस की नहीं है। अभय राणा की ये बात सुनकर सुजाता जी को बहुत धक्का लगा था। उन्हें तो अभी तक यही लगता था कि वह विशाल और अनिका की शादी इसीलिए नहीं करवा रहे हैं क्योंकि विशाल आरती को नहीं भूल पाएगा। पर उनकी बात सुनने के बाद वो अच्छी तरह से समझ गई थी कि घमंड से भरे अभय राणा का दिल अनिका को अपनी बहू के रूप में कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। वो अनिका को अपने बेटे की झूठी पत्नी तो बना सकते हैं, लेकिन असलियत में वो अनिका को अपनी बहू कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। सुजाता जी को अभय राणा की
यही सोच बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। विशाल और आरती की शादी के समय भी उन्होंने आरती के स्टेटस पर सवाल उठाया था, क्योंकि आरती भी कोई बहुत हाई फाई फैमिली से बिलोंग नहीं करती थी। इसीलिए उन्होंने विशाल को आरती से दूर रखने के लिए क्या-क्या हथकंडे अपनाए थे, ये सिर्फ सुजाता जी ही जानती थीं। लेकिन अंत में उन्हें विशाल के सामने तब घुटने टेकने पड़े जब विशाल ने 4 दिन तक कुछ भी खाया पिया नहीं था और उसकी हालत नाजुक हो गई थी। वो सारी बातों को याद करके सुजाता जी खुद से ही कहने लगीं, उस समय तो विशाल आरती से बहुत प्यार करता था और उसके बेपनाह प्यार के आगे राणा जी को झुकना पड़ा था। लेकिन अब जबकि वो अच्छी तरह से जानते हैं कि विशाल अनिका से प्यार नहीं करता, तो ऐसी सूरत में वो विशाल और अनिका की शादी के लिए कभी नहीं मानेंगे। वो अपने मन में कहती हैं कि राणा जी, एक माँ होने के नाते मैं यह अच्छी तरह से जानती हूँ कि मेरे बेटे की खुशी अब अनिका ही है। इसलिए मैं अनिका को अपने बेटे की जिंदगी से दूर नहीं जाने दूंगी। इसके लिए अगर मुझे आपके खिलाफ भी जाना पड़ा तो मैं जाऊंगी, लेकिन अनिका और विशाल की शादी तो करवा कर ही रहूंगी। और वैसे भी मेरी नजरों में अब वो दोनों पति पत्नी है, क्योंकि भगवान जी के सामने मेरे बेटे ने अनिका की मांग भरी है और मंगलसूत्र भी पहनाया है। बेशक आप इन रस्मों को नहीं मानते, लेकिन मेरी नजरों में ये एक बहुत बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात, मैं अनिका की जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगी। उस लड़की ने बिना कुछ कहे मेरे विशाल को ठीक करने के लिए रात दिन एक कर दिया है। इसलिए मैं उसके त्याग को कभी नहीं भूलूंगी। मेरा मन कहता है कि अनिका विशाल को प्यार करती है। वह मेरे बेटे की छोटी पत्नी बनकर मेरे घर आई है, लेकिन अब मैं पूरे रीति रिवाज के साथ उसे पूरी दुनिया के सामने अपने विशाल की पत्नी बनाकर अपने घर लाऊंगी। उधर अभय राणा डॉक्टर के केबिन में बैठे डॉक्टर से पूछ रहे थे कि क्या ऐसा हो सकता है कि कुछ दिनों के लिए मैं विशाल को अनिका से यह कहकर अलग कर दूं कि उसकी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वो अपने मायके जाना चाहती है। हाँ मिस्टर राणा, हम लोग ऐसा कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ कुछ दिनों के लिए। कुछ दिन का मतलब आप समझ रहे हैं, सिर्फ 1 या 2 दिन। ऐसा करके देख सकते हैं। अगर विशाल की मेंटल कंडीशन पर इस बात का असर नहीं होगा, तो हम लोग अनिका को ज्यादा दिन के लिए उससे दूर कर सकते हैं। अभय राणा को डॉक्टर से मंजूरी मिल गई थी, इसलिए वो जल्दी से घर आए और विशाल के सामने ही अनिका से कहने लगे, अनिका, तुम कुछ दिनों के लिए अपनी मॉम के पास चली जाओ, क्योंकि तुम्हारे पापा की तबीयत ठीक नहीं है और तुम्हारी मम्मी इस समय अकेली हैं। अनिका उनकी बात को बहुत अच्छी तरह से समझ रही थी, इसलिए वो हाँ में सिर हिलाते हुए जैसे ही वहां से जाने लगती है, तो विशाल अनिका का हाथ पकड़ लेता है और कहता है, रुको अनिका, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, क्योंकि अगर पापा की तबीयत ठीक नहीं है तो उन्हें हॉस्पिटल वगैरह में भी दिखाना होगा। पापा की तबीयत खराब होने से मम्मी तो वैसे भी डिस्टर्ब होंगी और तुम मम्मी को देखकर और भी ज्यादा डिस्टर्ब हो जाओगी। ऐसी सूरत में मेरा वहां रहना बहुत जरूरी है। अभय राणा आगे बढ़कर कहते हैं, नहीं बेटा, हम लोग बाद में चलेंगे, अभी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। विशाल उनकी बात सुनकर गुस्सा करते हुए कहता है, डैड, जब से घर आया हूँ बस एक ही बात सुन रहा हूँ, तबीयत ठीक नहीं है, तबीयत ठीक नहीं है। मुझे तो अपनी तबीयत में कोई प्रॉब्लम नहीं लगती, फिर आप लोग बार बार मुझे यह एहसास क्यों करवाते हैं कि मैं बीमार हूँ। विशाल इन दिनों थोड़ा चिड़चिड़ा हो गया था, इस वजह से वो और भी न जाने कितनी बातें अभय राणा को सुना देता है। विशाल की बात सुनकर अभय राणा चुप हो जाते हैं और मन ही मन इस बात से डरते हैं कि अगर विशाल अनिका के साथ चला गया तो अनिका उसे लेकर कहाँ जाएगी।
अनिका देखती है कि विशाल भी उसके साथ जाने के लिए रेडी है, तो वह विशाल को समझाते हुए कहती है, विशाल कल आपके कुछ टेस्ट और होने हैं, इसलिए प्लीज आप यहीं रहो, मैं कल शाम तक आ जाऊंगी। विशाल उसे मना करता है, तो अनिका बहुत प्यार से उसे कमरे में ले जाती है और फिर मीठी मीठी बातें करके उसे समझा देती है। तो विशाल गुस्से में उसे देखते हुए कहता है, तुम हर बार यही करती हो, अपनी प्यारी प्यारी बातों से मुझे हर काम के लिए मना लेती हो। अनिका वहां से जब जाने लगती है, तो विशाल उसे अपनी बाहों में भर लेता है और बहुत प्यार से उसके माथे को छूकर कहता है, जल्दी आना, वरना तुम्हारा यह दीवाना तुम्हारे पीछे पीछे वहीं आ जाएगा, क्योंकि आजकल मेरा दिल तुम्हारे इश्क में खो गया है। अनिका भी उसे कसकर अपनी बाहों में भर लेती है और थोड़ा उदास लहजे में कहती है, विशाल मुझसे वादा करो कि तुम अपना ख्याल रखोगे और किसी बात की भी टेंशन नहीं लोगे। अगर मुझे आने में टाइम लगे तो पैनिक भी नहीं करोगे। सारे वादे करूंगा, पर अगर तुम लेट आई तो मैं सीधा वहीं आकर तुमसे। इतना कहते हुए वो अनिका के ओंठों को छू लेता है। अनिका का दिल जोर से धड़कने लगता है, तो विशाल बहुत प्यार से उसकी धड़कनों को छू लेता है और धीरे से कहता है कि देखो, तुम्हारा दिल भी मुझसे दूर नहीं जाना चाहता है। अनिका को अपने पूरे शरीर में एक स्पार्क सा महसूस होता है। वो धड़कते दिल के साथ जल्दी से कमरे से बाहर आती है और सुजाता जी से मिलकर वो अपने घर वापस आ जाती है। सुजाता जी अच्छी तरह से समझ रही थीं कि जब से उन्होंने अभय राणा से अनिका और विशाल की शादी की बात की है, तब से अभय राणा को थोड़ी बेचैनी हो रही थी। इसलिए वो सोचती हैं कि अभय राणा के कुछ भी करने से पहले उसे कुछ ऐसा करना होगा जिससे अनिका और विशाल एक हो जाएं। यही बात सोचकर वह विशाल के कमरे में आ जाती हैं और जब विशाल को चुपचाप बैठे हुए देखती हैं, तो खुद से कहती हैं, विशाल, बहुत जल्द ही मैं तुम्हारी अनिका को तुम्हारे पास लेकर आऊंगी। विशाल जब अपनी मम्मी को कमरे में देखता है, तो वह हल्का सा मुस्कुराते हुए कहता है, मॉम, मुझे आरती के बिना अच्छा नहीं लग रहा है। बेटा, बस कुछ दिनों की बात है, वो बहुत जल्द ही तुम्हारे पास लौट आएगी। इतना कहते हुए वो विशाल और आरती की फोटो एल्बम निकालती हैं और विशाल को दिखाते हुए कहती हैं, विशाल, मेरा मन करता है कि तुम एक बार फिर से आरती के साथ शादी करो, पर मॉम, मेरी तो उससे शादी हो चुकी है। हाँ, हो तो चुकी है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि इस बार तुम बहुत सिंपल तरीके से मंदिर में शादी करो। उस बार तो तुमने थीम वेडिंग की थी, लेकिन इस बार भगवान जी के सामने उन्हें साक्षी मानकर आरती के साथ फेरे लो। बेटा, पिछले दिनों तुम्हारे साथ इतना सब कुछ हुआ है, उस वजह से आरती थोड़ा डिस्टर्ब है। अगर तुम एक बार फिर से उससे शादी करोगे, तो पुरानी सारी दुख भरी यादें उसके दिलो दिमाग से दूर हो जाएंगी। मॉम, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। आप मेरी दोबारा से शादी करवा दीजिए। सुजाता जी बहुत प्यार से कहती हैं, विशाल, मैं ये बात तुम्हारे डैड से नहीं कहूंगी। हाँ, अगर तुम्हारा शादी करने का मन कर रहा है, तो तुम अपनी बात डैड से कह सकती हो, लेकिन एक बात याद रखना, उनके सामने यह भूल कर भी मत कहना कि मैंने तुमसे दोबारा शादी करने की बात कही है। वो मुस्कुराते हुए अपनी मॉम के गले लग जाता है और थोड़ा सा चिढ़ाते हुए कहता है, मॉम, इसका मतलब है आप मिस्टर अभय प्रताप राणा से डरती हैं। सुजाता जी हल्का सा मुंह बनाते हुए कहती हैं, मैं किसी से नहीं डरती, वो तो बस मैं उनसे कोई पंगा नहीं लेना चाहती, इसलिए तुमसे ऐसा करने के लिए बोल रही हूँ। विशाल उनकी बात पर जोर जोर से हंसने लगता है और विशाल को हंसते हुए देखकर सुजाता जी मजाकिया अंदाज में कहती हैं, मुझे पता है कि अभय प्रताप राणा के सामने सिर्फ विशाल प्रताप राणा ही खड़ा हो सकता है,
इसलिए जैसे पिछली बार शादी करने के लिए खाना पीना छोड़ दिया था, वैसे ही इस बार भी अपने पापा के सामने खाना पीना छोड़ देना। मैं चोरी चोरी तुम्हें खाना खिला दिया करूंगी। अपनी मॉम की बात सुनकर विशाल हंसते हुए बोला, मॉम, पिछली बार तो आपने मुझे सपोर्ट नहीं किया था। सुजाता जी उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोली, इस बार मेरा दिल कह रहा है कि अगर एक बार मैं फिर से तुम्हारी शादी अनिका से करवा दूंगी, तो तुम्हारी लाइफ की सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। मॉम, ये अनिका कौन है? सुजाता जी अपनी बात संभालते हुए बोली, आरती। वो मेरे मुंह से अनिका नाम निकल गया। उधर अनिका जब अपने घर पहुंची तो वो बहुत उदास थी। अभी मुश्किल से आए हुए 1 घंटा भी नहीं बीता था कि उसे विशाल की बहुत याद आ रही थी। वो हर चीज में अपना मन लगाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ना तो उसका किसी काम में मन लग रहा था और ना ही कुछ भी खाने पीने में। पूरा दिन उसका उदासी भरा बीत गया था और जब रात हुई तो रात में भी उसे नींद नहीं आई। वो अगले दिन का बहुत बेसब्री से इंतजार कर रही थी कि कब शाम हो और वह राणा मेंशन जाए और वहां विशाल से मिले। अनिका जितनी बेचैनी से विशाल को याद कर रही थी, उतनी ही बेचैनी से विशाल भी अनिका के वापस लौटने का इंतजार कर रहा था। और उधर अभय राणा मन में यह सोच रहे थे कि एक दिन पूरा बीत गया और विशाल ने अनिका को वापस लाने की बात नहीं कही। इसका मतलब वह अनिका के बिना और कुछ दिन रह सकता है। ये बात सोचकर उन्होंने अनिका को फोन कर दिया कि अभी आने की जरूरत नहीं है। विशाल बिल्कुल ठीक है और वो तुम्हें याद भी नहीं कर रहा है। अनिका जब यह सुनती है तो उसका दिल और भी ज्यादा टूट जाता है। वह बुझे मन से फोन रख देती है और मन में कहने लगती है, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि मेरी लव स्टोरी की हैप्पी एंडिंग नहीं होगी, लेकिन फिर भी मेरे दिल में इस बात की उम्मीद है कि शायद मुझे मेरी मोहब्बत मिल जाए। धीरे धीरे 3 दिन बीत गए थे। विशाल जैसे ही आरती के वापस लौटने की बात करता, अभय राणा कोई ना कोई बहाना करके उसे समझा देते कि आरती अभी बिजी है। विशाल भी यह सोचकर शांत हो जाता कि उसके पापा को अभी उसकी ज्यादा जरूरत है। और फिर इस तरह से धीरे धीरे 1 हफ्ता बीत गया था। और जब एक दिन अभय राणा डिनर कर रहे थे, तभी विशाल मुस्कुराते हुए बोला, डैड, मुझे आपसे एक बात करनी है। हाँ बोलो बेटा। डैड, मुझे आरती से दोबारा शादी करनी है। बट यस डैड, मुझे आरती से दोबारा शादी करनी है। इतना कहते ही विशाल सुजाता जी की तरफ देखने लगता है, तो सुजाता जी भी आश्चर्य से उसे देखते हुए कहती हैं, विशाल बेटा, पर आपकी तो शादी हो गई है। मॉम, जब से मेरी तबीयत खराब हुई है, मुझे अपनी शादी के बारे में कुछ ज्यादा याद नहीं है कि मैं उन रस्मों को फिर से याद करूं, जिन रस्मों को निभाने के बाद आरती हमेशा हमेशा के लिए मेरी हो गई थी। इसलिए मैं इस बार मंदिर में शादी करना चाहता हूँ। अभय राणा थोड़ा सख्त अंदाज में बोले, पर बेटा, एक बार तुम्हारी शादी हो चुकी है, इसलिए दोबारा शादी करने का क्या मतलब है? विशाल भी उन्हीं के अंदाज में बोला, पापा, बस मेरा मन है, इसलिए मैं शादी करना चाहता हूँ। वह कुछ सोचते हुए बोला, क्या इस बार भी आपको मेरी शादी से प्रॉब्लम है? मैं अपनी बीवी से शादी कर रहा हूँ, किसी और से नहीं। पर इसमें भी आपको पिछली बार की तरह ही प्रॉब्लम नजर आ रही है। मुझे तो लगा था कि आप मेरी शादी की बात सुनकर खुश हो जाएंगे और आप खुशी खुशी इस बात के लिए रेडी भी हो जाएंगे। अभय राणा बात को संभालते हुए बोले, ठीक है, कुछ दिनों के बाद मैं तुम्हारी शादी आरती से करवा दूंगा। अभय राणा जी ने सोचा था कि ऐसा बोलकर वह कुछ महीनों के लिए शादी टाल देंगे, लेकिन सुजाता जी ने उससे पहले ही सब कुछ समझा दिया था। इसलिए विशाल जिद करते हुए बोला, डैड, मुझे कल ही शादी करनी है, इसलिए मैंने अपने दोस्त से कहकर शादी का सारा अरेंजमेंट मंदिर में करवा लिया है। अभय राणा विशाल की बात सुनकर चौंक जाते हैं।
वह जैसे ही कुछ बोलने चलते हैं, तो विशाल चेयर से उठ जाता है और कहने लगता है, डैड, अगर इस बार भी आपने मेरी शादी में कोई प्रॉब्लम क्रिएट की, तो मैं फिर से खाना पीना छोड़ दूंगा और इस बार मैं यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चला जाऊंगा। अभय राणा एक बार फिर विशाल के आगे अपने आप को कमजोर महसूस करते हैं, पर उनसे यह बात भी बर्दाश्त नहीं होती कि वह एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करने वाली मामूली सी लड़की के साथ एक बार फिर से अपने बेटे की शादी करें। वह सुजाता जी से कहते हैं कि वो जाकर विशाल को समझाए, शायद विशाल उनकी बात मान जाए। सुजाता जी उन्हें दिलासा देते हुए कहती हैं, आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, मैं विशाल को समझाने की पूरी कोशिश करूंगी। आप देखना, वो अपनी माँ की बात जरूर मानेगा। इतना कहते हुए वो विशाल के कमरे में चली गई थी और अभय राणा को सुजाता जी की बात सुनकर बहुत राहत मिली थी। वो विशाल के कमरे में आ जाती हैं और कमरे को लॉक करके वो दोनों माँ बेटे एक दूसरे को देखकर हंसने लगते हैं। विशाल मुस्कुराते हुए कहता है, मॉम, मेरी एक्टिंग कैसी लगी? तो सुजाता जी कहती हैं, पहले तुम बताओ मेरी एक्टिंग कैसी लगी? मॉम, आपने एक्टिंग कहाँ की? आपने डाइनिंग टेबल पर भी कुछ नहीं बोला और पापा ने जब आपको मुझे समझाने के लिए भेजा, तब आप चुपचाप मेरे कमरे में आईं और दरवाजे को लॉक कर लिया। तो अब आप ही बताओ कि आपने एक्टिंग कहाँ पर दिखाई? सुजाता जी विशाल के सर पर एक हल्की सी चपत लगाते हुए कहती हैं, डाइनिंग टेबल पर चुपचाप खामोश बैठे रहना और फिर कोई भी सीक्रेट ना बताकर चुपचाप तुम्हारे कमरे में आना, ये सब एक्टिंग का ही एक पार्ट है। विशाल उनकी बात पर कहता है, अगर ऐसी बात है तो मॉम, मैं आपको इस एक्टिंग के लिए जबरदस्त अवार्ड दिलवा कर रहूंगा। बस तू मेरे लिए बहू ले आ, मेरे लिए यही सबसे बड़ा अवार्ड होगा। वह थोड़ा कंफ्यूज होते हुए कहता है, मॉम, बहू तो ऑलरेडी आपके पास है। सुजाता जी ने जब देखा कि वो अपनी ही बात में फंस गई हैं, तो झूठी नाराजगी दिखाती हुई कहती हैं, अब तुम ज्यादा मेरे सामने दिमाग मत चलाया करो, चुपचाप जल्दी से मंदिर में शादी कर लो। वो हंसते हुए कहता है, मॉम, पिछली बार शादी करने के लिए मैं परेशान था, लेकिन इस बार मुझे ऐसा लग रहा है कि इस शादी के लिए सबसे ज्यादा आप ही परेशान हो। वो दोनों माँ बेटे एक दूसरे को देखकर हंसने लगते हैं। करीब आधा घंटे के बाद जब सुजाता जी विशाल के कमरे से बाहर निकलती हैं, तो वह अभय राणा को विशाल के कमरे के बाहर ही टहलते हुए देखती हैं। अभय राणा जो बहुत बेचैनी से चहलकदमी कर रहे थे और सुजाता जी का बाहर आने का इंतजार कर रहे थे, वो जैसे ही सुजाता जी को देखते हैं, तो आगे बढ़ते हुए कहते हैं, क्या कहा विशाल ने? सुजाता जी मुंह बनाते हुए कहती हैं, पिछली बार की तरह उसने एक बार फिर जिद कर ली है। कितना समझाया, कितनी मिन्नतें की मैंने, पर उसने मेरी एक भी नहीं सुनी। और फिर वो अपनी आंखों में झूठे आंसू लाते हुए बोली, आपको तो पता है कि अभी वो पूरी तरह से ठीक नहीं है। मुझे डर लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो वो खाना पीना छोड़ दे और फिर से उसका शरीर कमजोर हो जाए। अब मुझे उसकी बहुत चिंता हो रही है। इसलिए मैं तो अब आपसे यही कहूंगी कि उसकी शादी अनिका से करवा दो। पर सुजाता जी, उसकी जिद के आगे हम लोग अपने घुटने तो नहीं टेक सकते। आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन हम अपने इकलौते बेटे को खाना पीना छोड़ते हुए भी तो नहीं देख सकते। क्या आपको याद नहीं कि पिछली बार उसकी क्या हालत हो गई थी? अभय राणा उनके आगे फिर कुछ भी नहीं बोल पाते हैं और चुपचाप अपने कमरे में आ जाते हैं और सोचने लगते हैं कि अब वह आखिर क्या कर सकते हैं। धीरे धीरे रात होने लगती है और अभय राणा बालकनी में खड़े बार बार सिगरेट का कस लगा रहे होते हैं और उनकी पत्नी सुजाता जी बड़े आराम से बेड पर लेटे लेटे अपने पति की बेचैनी को देख रही होती हैं और मन ही मन मुस्कुराते हुए कहती हैं, मुझे माफ कर देना,
पर मेरा यह करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैंने अनिका की आँखों में अपने बेटे के लिए बहुत प्यार देखा है और जहाँ प्यार होता है, वहाँ स्टेटस नहीं देखा जाता। एक ना एक दिन आपको इस बात का ज़रूर एहसास होगा कि अनिका को विशाल की पत्नी बनाकर मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। अगली सुबह अभय राणा के लिए बहुत बेचैनी भरी थी। वो रात इसी चिंता में सो नहीं पाए थे कि कल विशाल कहीं अनिका से शादी ना कर ले। अगली सुबह विशाल जब ब्रेकफास्ट करने के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठा, तो मुस्कुराते हुए अभय राणा से कहने लगा, डैड, आज शाम को मेरी शादी है, इसलिए आप ऑफिस से जल्दी आ जाना। बेटा, इतनी जल्दी शादी कौन करता है? और अगर तुम्हें शादी ही करनी है, तो अच्छे से धूमधाम से शादी करो, ताकि पूरी चंडीगढ़ को पता चल जाए कि अभय प्रताप राणा के बेटे ने एक बार फिर से शादी की है। इसलिए कुछ दिन शादी का प्लान कैंसिल कर दो। वह चहकते हुए बोला, वाओ डैड, क्या आइडिया दिया है आपने। अब मैं मंदिर में शादी नहीं करूंगा, बल्कि धूमधाम से शादी करूंगा। विशाल का इतना बोलना था कि सुजाता जी ने उसे बहुत घूर कर देखा, मानो आंखों ही आंखों में कह रही हूँ कि चुपचाप मंदिर में शादी करने की बात कहो और धूमधाम से शादी करने का इरादा छोड़ दो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो अपनी मॉम की बात को समझते हुए धीरे से बोला, डैड, धूमधाम से शादी तो पिछली बार कर चुका हूँ, इसलिए मंदिर में ही शादी कर लेता हूँ। सुजाता जी मंदिर में शादी करने के लिए इसीलिए कह रही थी, क्योंकि उन्हें डर था कि अगर धूमधाम से शादी हुई और किसी ने विशाल के सामने क्या कह दिया कि अनिका तो बिल्कुल आरती के जैसी लगती है, तो कहीं सारी सच्चाई विशाल के सामने ना आ जाए। इसलिए वो मंदिर में गुपचुप तरीके से शादी करवाना चाहती थीं, जहां उनके कुछ ऐसे रिश्तेदार होंगे जिन्हें वो अपने तरीके से सारी बातें समझा देंगी। अभय राणा ने विशाल को बहुत समझाने की कोशिश भी की, पर विशाल ने उनकी एक भी बात नहीं मानी और अंत में थक हार कर अभय राणा ने डॉक्टर की मदद ली। तो डॉक्टर ने उन्हें समझाते हुए कहा, देखिए, हम अभी विशाल को सारी सच्चाई नहीं बता सकते, इसलिए वो जो भी करना चाहते हैं, उन्हें करने दीजिए। डॉक्टर ने ये बात इसीलिए कही थी, क्योंकि सुजाता जी पहले ही फोन पर डॉक्टर को सारी बात समझा चुकी थीं और डॉक्टर चौहान उनके फैमिली डॉक्टर थे और वह भी दिल से यही चाहते थे कि विशाल का घर दोबारा बस जाए। हर तरफ से निराश हो चुके अभय राणा को जब कुछ भी समझ में नहीं आया, तो थक हार कर वो विशाल और अनिका की शादी के लिए तैयार हो गए। और जब सुजाता जी अनिका के घर अनिका की माँ से मिलने के लिए पहुंची, तो अभय राणा अनिका को एक साइड ले जाकर जब बात कर रहे थे, कि तभी सुजाता जी वहां पहुंच गईं और अनिका को यह कहकर वहां से भेज दिया कि विशाल का अर्जेंट फोन आया है, जाओ उससे जाकर बात करो। अनिका विशाल से बात करने के लिए चली जाती है। तब सुजाता जी अनिका की माँ को सारी बात बताती हैं और अनिका का हाथ विशाल के लिए मांगती हैं। तो अनिका की माँ पहले तो उस रिश्ते के लिए तैयार नहीं होती, लेकिन जब सुजाता जी बहुत नरम लहजे में अपने बेटे की सारी कंडीशन बताती हैं और कहती हैं कि मैं अनिका का हाथ इसीलिए मांग रही हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि अनिका के सिवा मेरा बेटा और किसी को भी अपनी पत्नी स्वीकार नहीं कर पाएगा, क्योंकि अनिका का फेस बिल्कुल आरती से मिलता है। अनिका की मॉम सब कुछ सुनने के बाद वो इस रिश्ते के लिए इसलिए भी तैयार हो जाती हैं, क्योंकि जब से अनिका राणा मेंशन से आई थी, अनिका खोई खोई सी रहने लगी थी। ना तो उसका किसी चीज में दिल लगता था और ना ही काम करने में मन। उसकी माँ ने जब अनिका से सारी बात जानने की कोशिश की, तो अनिका ने उन्हें बता दिया था कि वो विशाल को चाहने लगी है। अपनी बेटी की फीलिंग्स जानकर वो इस रिश्ते के लिए हाँ कर देती है और अनिका तो कब से विशाल को अपना सब कुछ मान बैठी थी। इसलिए जब उसने सुजाता जी से रिश्ते की बात सुनी, तो वह मन ही मन भगवान को धन्यवाद करने लगी
उधर अभय राणा अभी भी यही सोच रहे थे कि वो इस शादी को कैसे रुकवाएं, क्योंकि वो किसी भी सूरत में अनिका की शादी विशाल से नहीं करवाना चाहते थे। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि अभय राणा विशाल और अनिका की शादी को रोक पाएंगे? और अगर शादी हो भी गई, तो विशाल की जब मेमोरी वापस आएगी, तो क्या वो इतनी आसानी से अनिका को अपना लेगा? जानने के लिए कहानी का अगला भाग जरूर सुने। उम्मीद करती हूँ कि कहानी का यह भाग भी आपको बहुत अच्छा लगा होगा। इसलिए कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कहानी को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी ही प्यारी-प्यारी कहानियाँ आप तक पहुँचती रहें। मिलते हैं इस कहानी के अगले भाग में।